आज हम देखेंगे प्राचीन कालीन और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन शिक्षा में शिक्षण का मूल स्रोत वैदिक साहित्य था, जो भारतीय लोगों के जीवन का आंतरिक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। वैदिक काल में गुरु शिष्य प्रणाली था। गुरु अपने शिष्यों को वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे, जो 8 विभिन्न रूपों से मिलकर बना होता था, जैसे कि 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 108 उपनिषद, दर्शन की 6 प्रणाली, भगवत गीता और स्मृतियाँ। इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में शिष्य गुरुकुल में रहते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संचारित करना था। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली में शिष्यों में लड़के या पुरुषों की प्रमुखता थी। यद्यपि लड़कियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु उनके लिए गुरुकुल या विद्यालयों की संख्या कम थी। शिक्षा की यह प्रणाली यानी कि वैदिक काल में किसी भी प्रकार की अधिकारियों का हस्तक्षेप यानी कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं था। इन गुरुकुलों को सहयोग या अनुदान लोगों के दान से मिलता था। छात्र वहीं पे रहते थे, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ गुरु दक्षिणा भी दिया जाता था। आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधारणा की तर्ज पर लगभग 600 ईस्वी पूर्व नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए। अन्य प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों में उदंतपुरी और जगदलपुर थे, जिन्हें प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। इन संस्थानों में वेद, विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, तीरंदाजी, कृषि आदि थे। 700 ईस्वी पूर्व में पूर्वोत्तर भारत में बनारस एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र के रूप में उभरा, जहां पारंपरिक वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसे अब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 700 BC में। अब देखेंगे मध्यकालीन भारत में शिक्षा। मध्यकाल के दौरान कई राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि पाल, सेन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल आदि। इन राजवंशों ने शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इसमें पालों के समय में उदंतपुरी और विक्रमशिला की स्थापना हुई। 455 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया, जिसे हुनों ने बर्बाद कर दिया था। यह वह समय था जब अरब और मध्य एशिया क्षेत्र की प्रथाएं, संस्कृतियां और परंपराएं भारतीय निवासियों से घुल मिल रहा था। इसी काल में लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी तथा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन हुआ तथा हिंदुओं और बौद्ध शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुंचाई। अरबी और फारसी को प्रमुखता मिली तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई। दिल्ली सल्तनत के द्वारा उर्दू को लोकप्रिय बनाया गया। मुस्लिम शिक्षण संस्थान मस्जिदों में संलग्न होते थे तथा शिक्षा की प्रणाली इस्लामिक सिद्धांतों, नियमों और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती थी। मुस्लिम शासकों ने भी शिक्षा के लिए कई मकतबों, मदरसों तथा पुस्तकालयों का निर्माण किया।
मुस्लिम शासनकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ। मुगल शासकों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर और उन्नत अध्ययन के लिए कई संस्थाओं की स्थापना कराई, जहां अध्ययन हेतु कई शाखाओं का निर्माण किया गया, जैसे गणित, ज्योमेट्री, खगोल विज्ञान, भौतिकी, दर्शन, इतिहास, साहित्य आदि। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य और धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के साथ साथ